अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको वेलकम कहते हैं। हम लोग अपना फ़िज़िक्स माइनर का जो कोर्स है EMT 401 उसको हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे विद दी हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। और इसको हम लोग ने, जैसे हम लोग पहली बात हुई थी कि मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स जो है वो सेंड करूँगा और उसको आप देखते रहिएगा। और उसमें कन्फ्यूजन हो तो हम लोग क्लास रखा करेंगे बाई वीकली। कोशिश करेंगे हफ्ते में एक मरतबा हो जाए, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि ऐसी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ रहा होता है किसी ना किसी स्टूडेंट का। तो जो है वो 2 हफ्तों में एक क्लास हम रख देंगे, थोड़ी सी लंबी क्लास रख लेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई कन्फ्यूजन आई हो तो उसको देख लेंगे, सही है। और उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो वो भी उसको जो है किसी तरह देख सके, कोई उनको जो है पहुँचा सके। सही बेचारे, स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है लास्ट टाइम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ ही आते हैं, वहीं से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ओके, सपोज करें कि लेट्स से ये एक सरफेस है, सपोज करें एक सरफेस है और उसका एरिया मान लेते हैं, टोटल एरिया ए है। उसका एक छोटा सा पैच कंसिडर कर लें। पैच का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काट लिया, सही है। इस छोटे टुकड़े का नाम रख लिया हम लोगों ने लेट से डेल्टा ए। ओके, मान लें पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने कंसिडर कर ली। ऐसे ही मान लेते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, सही है। पीछे कोई सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे। तो पीछे कोई चार्जेस का सोर्स रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है उसको जो है वो इस सरफेस से हम लोग पास होता हुआ नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हिस्सा, कितना कंपोनेंट या कितना अमाउंट इस छोटी सी सरफेस से पास हो रहा है, तो वो हम लोग अगर नोटिस करना हो, ये सरफेस ऐसे रखी हुई, सरफेस दिखाया था आपको, ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, सही है। ये सरफेस है, ये इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, ये रहा परपेंडिकुलर इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे ऐसे जा रही है, सही है। तो ये एरिया का परपेंडिकुलर, एरिया को हम लोग एज अ वेक्टर क्वांटिटी यहां पर ले रहे हैं, सही है ना। ये एरिया है, एरिया की डायरेक्शन, इसको ये लिख देते हैं। एरिया का परपेंडिकुलर वेक्टर यहां निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और एंगल के ऊपर जा रही है इस तरह से, तो उस एंगल को मान लेते हैं यहां पर क्या है, थीटा, सही है। एक चीज बड़ी मेन समझनी है कि आपको ये 2D डायग्राम जो है वो कंफ्यूज ना करे, 2D डायग्राम परेशान ना करे। मैं यहां बनाकर दिखा देता हूं कि ये सरफेस है, ये वो छोटा सा पैच है जो हम लोगों ने कट किया हुआ है, ये एरिया की डायरेक्शन ली हुई हम लोगों ने, सही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एरिया की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से किसी तरह ऐसे आ रही थी, जो किसी और एंगल पे इस तरह से ऐसे निकल गई, ये हो गया थीटा, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं किसी एंगल पे अलाइन हुई हुई है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी जो है वो इस सरफेस से पास हो रही है, तो वो देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ये E है और ये वो एरिया वेक्टर है, सही है। एरिया वेक्टर ये रहा, मैं डायग्राम अलग से बना के बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। तो और ये एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 वेक्टर हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है तो कुछ कंपोनेंट ए के पैरेलल होगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, कुछ कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर आ रहा होगा। तो हम लोग कुछ कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा इस तरह से पैरेलल, और ये कंपोनेंट हो जाएगा ई का परपेंडिकुलर, सही है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आपको आती है कि ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट से मुझसे पूछ लेगा, वैसे मैं भी डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस से, मैं उसको यहां पर ही बनाकर दिखाया था, ये रहा भाई, ये रहा ई कॉस थीटा और ये जा रहा ई साइन थीटा, सही है। आपकी आसानी के लिए दोबारा मैं यहां पर भी बना देता हूं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये हो गया ई कॉस थीटा, ये हो गया ई साइन थीटा। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना पार्ट
इस सरफेस के अंदर से पास हो रहा है, इस सरफेस से पियर्सिंग कर रहा है, सरफेस के थ्रू पास हो रहा है, इस सरफेस के अंदर से होता हुआ निकल रहा है, तो अगर वो कंपोनेंट पूछा जाए तो ऑब्वियसली वो कंपोनेंट कौन सा वाला होगा, ई कॉस थीटा होगा। और जो ई साइन थीटा है वो किस तरह चला गया, वो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन कर रहा है। ये एरिया परपेंडिकुलर था, एरिया वेक्टर था, सही है, मैं इसे करीब से दिखाया था। ये एरिया वेक्टर था, ई कॉस थीटा इसी डायरेक्शन के अंदर है, बट ई साइन थीटा कैसे निकल गया, ई साइन थीटा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, सरफेस के पैरेलल ऐसे, तो कहते हैं स्किमिंग करना, ये स्किम कर रहा है इस तरह से, सही है, सरफेस की पैरेलल ऐसे होता चला गया, सरफेस के अंदर से क्रॉस नहीं करा है, सरफेस के अंदर से आर पार नहीं हुआ है, ये सरफेस से क्या हो गया, स्किम कर गया, ऊपर की तरफ निकल गया इस तरह से। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अमाउंट, वो कंपोनेंट जो इस सरफेस के अंदर से गुजरा है वो कौन सा वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉस थीटा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये कंपोनेंट विद ये कंपोनेंट विद दिस एरिया, मैं इसको कह सकता हूं, इसका एक प्रोडक्ट लिखा जा सकता है ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई डेल्टा ए। इसको मैं कैसे रीड कर सकता हूं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू डेल्टा ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंपोनेंट पियर्सिंग कर रहा है, पास हो रहा है, उसके अंदर से गुजर रहा है, इस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये चीज क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी, ई कॉस थीटा डेल्टा ए। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि डेल्टा ए टुकड़े से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट जो है, ये टुकड़ा इसमें से गुजरा है, बाकी ई साइन थीटा क्या हो गया, ऊपर चला गया। सपोज करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी ऐसे आ रही होती तो क्या होता, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास हो रही है, और एंगल कितना बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा, और यू नो कॉस 0 कैसी वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। फिर से देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इसकी सरफेस के अंदर से नहीं गुजर रहा, बल्कि यहां से ऊपर से गुजर गया, सरफेस में से पास हुए बगैर। जब एंगल 90 डिग्री बनेगा, cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 वुड बी 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, yes, that is passing through the area, थ्रू द सरफेस के अंदर से जो पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस कंबाइन इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। और अगर सपोज करें आपको टोटल फ्लक्स निकालना हो, तो टोटल फ्लक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हाँ एक और चीज यहां पर कर सकते हैं कि हम लोग इसको, अच्छा इसको डेल्टा फाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डेल्टा ए से पास हो रहा है। अगर ये पूरे का फ्लक्स होता तो हम इसको फाई लिख देते, लेकिन क्योंकि ये एक छोटे से टुकड़े का फ्लक्स है, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा फाई लिख रहे हैं। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। ओके, ई कॉस थीटा डेल्टा है, ये आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। यस, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डेल्टा ए इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। तो ये हम लोग के पास डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सही है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स के अंदर आप लोग पूछ लेगा। ओके नेक्स्ट, अगर सपोज करें आपको टोटल सरफेस का फ्लक्स निकालना है, इस पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, हर पार्ट का डेल्टा फाई निकालेंगे। सपोज करें ये डेल्टा ए है, आपने एक और टुकड़ा बना लिया, डेल्टा ए 2, डेल्टा ए 3, डेल्टा ए 4, करते 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 कितने पार्ट्स हो गए, जितने भी पार्ट्स बनते हैं 1000 2000 कितने ही पार्ट्स बने, उन सब पार्ट्स का क्या कर देंगे, आप सम कर देंगे सिंपल। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, इस बार मैं फाई लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि टोटल फ्लक्स की बात हो रही है। आप क्या करेंगे, डेल्टा फाई 1 उठाया यहां से, डेल्टा फाई 2 उठाया, डेल्टा फाई 2 कैसे निकलेगा, वो डेल्टा ए 2 के साथ निकलेगा। लेट्स से देखें भाई, ये डेल्टा ए 1 है, ये डेल्टा ए 1 है, ये डेल्टा ए 2 है, लेट्स से ये डेल्टा ए 3 हो गया, लेट्स से ये डेल्टा ए 4 हो गया। तो इस तरह छोटे छोटे एरिया तोड़ लिया आपने और सबका फ्लक्स निकाला। तो एक का आया डेल्टा फाई 1, डेल्टा फाई 2, डेल्टा फाई 3, सबके लिए आपने ये कैलकुलेट करा, और आखिर में सबका आप क्या कर देंगे, आखिर में आप सबका सम कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल फ्लक्स। तो इस तरह से हम टोटल फ्लक्स यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस निकाल सकते हैं। बट हम लोग ऐसा काम नहीं करते, हम लोग इससे ज़्यादा और इंटेलिजेंटली काम करते हैं और स्मार्टली काम करते हैं।
एक और तरीका हम लोगों के पास होता है जो बड़ा अच्छा तरीका है कि हम लोग इसको सम करने के बजाय क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल्टा ए जो हम लोगों ने ब्रेक किया, छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया, इसको हम लोग बहुत 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 छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दें, जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर ब्रेक कर देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डी एक्स। सही, डी ए, सॉरी डी ए हो जाएगा। सही है, तो डी ए क्या है, बहुत 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 छोटा जो है वो एरिया का टुकड़ा, वो छोटे टुकड़े करेंगे और टुकड़े करने के बाद उस पूरे फ्लक्स को आखिर में क्या कर देंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने, अच्छा इंटीग्रेट क्यों हमारे लिए आसान है, क्योंकि इंटीग्रेट के हमारे पास जो है वो बिल्ट इन फॉर्मूले हैं, हम डायरेक्ट उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके अपना काम आसान कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक जगह का फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दैट विल जो बहुत ज़्यादा कह लें फिजिबल नहीं होगा। तो और तरीका क्या, हम लोगों ने क्या करा, बहुत छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक करा, और छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट डी ए। अगर आप गौर करें तो इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। ये भी जो है वो छोटा सा फ्लक्स कैलकुलेट करके दे रहा है, ये बहुत छोटा फ्लक्स कैलकुलेट करके दे रहा है, ये छोटा फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा है, और ये इंतहाई 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 छोटा फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा है। और आखिर में आप क्या करते हैं, सारे फ्लक्सों को क्या करते हैं, सम कर देते हैं। यहां वाले सारे फ्लक्सों को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन भी सम है ना, ऑब्वियसली, ये बात तो हम लोगों को पता है। तो ये आ गया हम लोगों के पास टोटल फ्लक्स। इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। तो आई होप, मेरे हिसाब से तो यहां पर क्लैरिफिकेशन सारी हो गई होगी। ओके देन, ओके मैं इसको रब कर देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेगा। ओके एक पॉइंट ये कि भाई इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या है, इंटीग्रेशन किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे ब्रेक करेंगे। तो वो हम लोग को ब्रेक नहीं करना, आप देखिए किस तरह से होगा। सपोज करें कि एक कंडीशन ले लेते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग के पास फाई का भी, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ओके, अब अगर सपोज करें इसी डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को लेता हुआ चल रहा हूं मैं, बेसिकली हम लोग वो टेक्निक्स डिस्कस करने लगे। हमें यहाँ पर ये होगा, हमें बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। सो फॉर दैट वी वुड नीड सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कि हम इस फॉर्मूले को आसानी से सॉल्व कर सकें। इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एक मुश्किल काम लगता है बाजार, तो इंटीग्रेशन को अपनी आसान करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वो देखने के लिए एक पहला पार्ट देख लेते हैं कि अगर ये वाला फॉर्मूला है आपके पास, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, और एक कंडीशन आ गई, वो कंडीशन ये है कि आपके पास इफ सरफेस इज फ्लैट एंड ई इज यूनिफॉर्म। सपोज करें इस तरह की सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है ऐसे रखी हुई है, सही है, इस तरह से, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है। जब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, ये हम लोगों के पास एरिया है, सही है। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो आ रही है, हर मर्तबा एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ एंगल कितना बनेगा, हर मर्तबा 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी। एरिया की डायरेक्शन यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर हर जगह एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ये जो फॉर्मूला अगर ये वाला खोलें, ई कॉस थीटा डी ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो ई कॉस थीटा वाला पार्ट है, इसमें कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 होने की वजह से कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, सही है ना। हर जगह पर आप देखें
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, हर जगह पर एंगल 0 बनता जाएगा और cos 0 कितना होता जाएगा, cos 0 1 होता जाएगा मेरे पास। तो ये cos वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। और अगर सपोज करें, और ये E हर जगह पर कैसा है, E हर जगह पर यूनिफॉर्म है, तो E अगर यूनिफॉर्म है, मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, अव्वल तो मेरे पास ये बचेगा, सही है। और अगर E यूनिफॉर्म है तो ये यूनिफॉर्म होने की वजह से ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो E बीइंग कांस्टेंट हर जगह पर सेम होने की वजह से E बाहर आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, dA। तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एरिया के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एरिया के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है। और हम लोग इस तरह से वहाँ टेक्निक्स यूज करेंगे, हम लोग सिर्फ एरिया पे ही इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालने की कोशिश करें, सही है। तो ये हम लोग के पास एक फॉर्मूला बन गया। एक और कंडीशन जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पर, इसको और देख लें। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है x, सही है। और अगर लिमिट लगाते तो x आएगा, लिमिट ना हो तो x प्लस सी कॉन्स्टेंट वगैरह आता है। खैर हम कॉन्स्टेंट में नहीं जा रहे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो इस तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e a। ये कब हो रहा है, जब सरफेस पूरी फ्लैट थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर यूनिफॉर्म थी, एंगल कितना बन रहा है, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो उसकी वजह से cos 0 1 होकर खत्म हो गया, E बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, और जो पूरे पे इंटीग्रेट करेंगे इसके तो वो क्या आ जाएगा, उसका पूरा एरिया आ जाएगा। अगर सपोज करें ये एक स्फीयर होता, अगर ऐसी कंडीशन होती, स्फीयर तो खैर फ्लैट नहीं होता, कोई भी सरफेस सपोज कर लें, सपोज करें एक रेक्टेंगल होता, एक रेक्टेंगल की बात कर लेते तो यहाँ पे किसका एरिया आ जाता है, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया आ जाता, ये मतलब है। फिर से एक देखें, सपोज करें ऐसे सरफेस रखी हुई है, इस तरह से ऐसे सरफेस रखी हुई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सरफेस फ्लैट है, फ्लैट का मतलब बिल्कुल सीधी है, उस पर कोई कर्व नहीं है, सरफेस फ्लैट है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन, सरफेस इज फ्लैट एंड E इज यूनिफॉर्म। तो E भी कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, एरिया की डायरेक्शन ऐसी होगी, आप देख सकते हैं यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है बिटवीन E एंड A, कुछ ना कुछ एंगल यहां पर बन रहा है, सही है। एरिया की डायरेक्शन यहां पर भी ऐसी होगी, क्योंकि देखें एरिया कैसा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। देखें ना भाई, ये सरफेस रखी हुई है, एरिया की डायरेक्शन यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी। फ्लैट सरफेस के ऊपर एरिया की डायरेक्शन कैसी रहेगी, सेम रहेगी, हर जगह पर ऐसे ही बन रहा होगा, नजर आ रहा होगा ना मार्कर, इस तरह से हर जगह पर इस तरह से कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो एरिया यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इस पॉइंट पे एरिया देख लें, यहाँ पर भी ऐसे होगा, इस पॉइंट पे एरिया देख लें, यहाँ पर भी ऐसे होगा। तो एरिया सारा का सारा इस डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है। यहां से हमें दो बातें ये कंफर्म हो रही है, एक तो एरिया सारा का सारा एक डायरेक्शन के अंदर का मतलब क्या है, सरफेस कैसी है, फ्लैट है। अरे भाई देखें ना, अगर ऐसे सरफेस होती, एरिया यहाँ पर, ये एरिया यहाँ पर, ये एरिया यहाँ पर, ये एरिया यहाँ पर, ये एरिया यहाँ पर, एरिया की डायरेक्शन हर जगह कैसी है, डिफरेंट है। लेकिन सरफेस फ्लैट होने की वजह से एरिया की हर जगह पर डायरेक्शन कैसी है, सेम आ रही है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है। आप हर जगह देख सकते हैं, हर जगह सेम एंगल बनेगा, हर जगह सेम एंगल बनेगा। तो ये जो हमारे पास फैक्टर आएगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, फाई इज इक्वल्स टू, इसको मैं खोल के लिख दूँ इस फॉर्मूले को, तो ये क्या हो जाएगा, E cos थीटा dA। इस बार थीटा की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि E cos थीटा हर जगह पर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। E cos थीटा हर जगह सेम हो, क्योंकि एंगल भी हर जगह सेम है और E भी हर जगह सेम है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको E cos थीटा जो है वो बाहर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन होगी वो इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो जाएगी, पूरे एरिया के ऊपर हो जाएगी। और अगेन एरिया का आंसर क्या आएगा, A आएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू E cos थीटा A, और इसको सिंपल EA cos थीटा भी लिख सकते हैं, सही है। तो आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेगा। वैसे यहाँ पर वैसे बात क्या है जो मैं एक मरतबा और समराइज कर देता हूँ। अगर कन्फर्म हो गया, समझ में आ गया तो भले आगे बढ़ा दे लेक्चर को, मसला नहीं। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने बेसिकली ये वाली कंडीशन डिस्कस करनी थी। पता नहीं कैसे गलती से मैंने ये वाली कंडीशन बना दी। अच्छा, मैंने ये वाली कंडीशन बना दी, मैंने कहा चलो इसको और क्लियर कर लेंगे। और क्लियर कैसे कर लेंगे, सरफेस फ्लैट है,
फ्लैट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, सही है। अब दोनों मैंने क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गए, तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने ई को बाहर निकाल लिया और मैंने कहा पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर दें, तो इसका आंसर इस तरह एक्स आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा, सही है। तो सिंपल इतनी सी बात थी। अब मैंने एग्जाम्पल ये वाली डिस्कस करनी थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है, इसमें एरिया और ई पैरेलल है, इसमें एरिया और ई पैरेलल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल नहीं, उनका कोई एंगल है, लेकिन वो एंगल हर जगह कैसा होगा, सेम होगा। क्यों सेम है, क्योंकि हमने ये दो कंडीशन फुलफिल करी हुई है, सरफेस फ्लैट है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो जब भी आप ऐसा रखेंगे, अगर सरफेस फ्लैट ना होती तो एरिया की डायरेक्शन हर जगह कैसी होती, डिफरेंट होती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म ना होती, कहीं ज़्यादा होती कहीं पर कम होती, तो भी प्रॉब्लम होते, ई की वैल्यू हर जगह सेम ना होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, ई की वैल्यू हर जगह सेम है, ऊपर से लेकर नीचे तक ई की वैल्यू सेम है, और एंगल जो बन रहा है वो एंगल भी सेम है। तो ये दोनों कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएंगे और रह जाएगा इंटीग्रेशन डी ए के साथ। तो उसको क्या कर देंगे, पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, ई कॉस थीटा ए। ये बताने का मकसद क्या था, ये बताने का मकसद ये था कि अगर इन केस आपके पास इस तरह का सिनेरियो आता है तो आप इस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर एक रेक्टेंगल होता तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया लिख देते, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आ जाता, सिंपल। अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर का एरिया लिख देते, लेंथ स्क्वायर आ जाता, सिंपल, सही है। तो बताने का मकसद यही है। अगर ट्रायंगल होता ट्रायंगल का एरिया लिख देते, एल बी अपॉन 2, ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर आया था, सही है। तो इतना आसान हो गया कि हमने अपनी इंटीग्रेशन को सिर्फ और सिर्फ एरिया तक लिमिट कर दिया और हम लोगों ने बाकी कांस्टेंट करके सब कुछ क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्लोज सरफेस की फिजिक्स देखते हैं, क्लोज सरफेस के ऊपर क्या क्या कहानी होंगी वो हम देख लेते हैं। देन फिर इंशाल्लाह एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, गॉस लॉ पे आ जाएंगे हम लोग। ओके सपोज करें क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस कैसी है, मैंने कोशिश करी है क्लोज सरफेस बनाने की। ये 2 डायमेंशनल सरफेस नहीं है, ये क्लोज सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस होती है। ये कंसिडर कर सकते हैं मैंगो की तरह है, मतलब लग तो नहीं रहा मैंगो है ये, लेकिन सपोज कर लें कि मैंगो की तरह एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, सही है। यहाँ पे 3 टुकड़े में काटने लगा हूँ। अच्छा पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके भाई, सपोज करते हैं इस तरह से हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, अगेन 3 डायमेंशनल सरफेस का प्लीज जो है वो अंदाजा होना चाहिए। ये ऐसे ही जैसे एक रूम की एग्जांपल है। रूम क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। एक बॉक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, सही है। तो एक बॉक्स है, तो वहां पर अगर सपोज करें रूम है, रूम से एक दीवार से रेज एंटर हुई, ऐसे सपोज कर ले, रेज की बात कर रहे हैं। एक रूम से दरवाजे की एक तरफ से जो है वो रूम की एक दीवार से रेज एंटर हुई, अंदर एंटर होने के बाद अब वो उस बॉक्स के अंदर आ गई, देन वो ट्रेवल करती हुई गई और दीवार के दूसरे सिरे से बाहर निकल गई। तो ये रेस तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है कि यहाँ पर एक वॉल से एक सरफेस की एक तरफ से एंटर हुई, अब ये सरफेस के अंदर आ गई हैं, देन वो ट्रैवल करते करते सरफेस के इनसाइड ट्रैवल करते करते यहाँ से फिर क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो आई होप मैं 3 डायमेंशनल सरफेस का आइडिया दे सका हूँ आपको। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करने लगे, यहाँ पे 3 पार्ट्स काट लें। एक ये सामने, सही है, और दूसरा यहाँ पर इसकी बैक साइड पे, यानी कि पिछला हिस्सा ही है, और एक सरफेस मैंने यहाँ पर काट ली सामने इस तरह से, सही है। अब अगर ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस सामने रखी हुई थी, ओके। अगर अब ये क्लोज सरफेस है तो होगा क्या कि मैंने क्या करा, एक लेट से एक हिस्सा मैंने एक टुकड़ा यहाँ का काट लिया, एक टुकड़ा यहाँ का काट लिया, एक टुकड़ा नीचे से काट लिया, इस तरह से मैं काट रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, इस तरह से आके इसके अंदर एंटर होती है, और एंटर होने के बाद यहाँ से फिर क्या होता है, बाहर निकल जाती है, इस तरह से यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो अगर ये वाले सरफेस इस तरफ है,
ये वाली सरफेस जो है वो इस तरफ है, तो एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, एरिया डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड लेंगे हम लोग एरिया डायरेक्शन कैसे लेते हैं, सरफेस के बाहर की तरफ ले रहे होते हैं इस तरह से, सही है। तो अगर ये सरफेस इस तरफ है ऐसे, तो एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही होगी, यूं, ऐसा ही है। तो मैंने एरिया की डायरेक्शन बता दी, इसको बाहर बनाते हैं यहां पर, ऐसे बनाना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे ऐसे एरिया बाहर निकल रहा होगा, आई होप ये नजर आ रहा होगा, सही है। इसको मैंने कह दिया, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, A1 कह दिया, डेल्टा A1। एरिया की डायरेक्शन कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, सही है। तो ये सरफेस का ये साइड है और इस पे एरिया की डायरेक्शन ऐसे निकल रही है, यूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे आ रही है, यूं। देखें, इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा मेरे पास, एंगल लेट से बन रहा है θ1, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, यहां पर मेरे पास θ बन रहा है, θ1। इसका जब आप फ्लक्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा φ1 इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा A1, इस तरह से लिखा जाएगा, सही है, नजर आ रहा है, सही है, ओके। ई डॉट डेल्टा A1 हो जाएगा, इसको जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डेल्टा A1 कॉस θ1 डेल्टा φ1। इस फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने बात करनी कि ये फ्लक्स कैसा होगा, ये फ्लक्स कैसा होगा, और वही प्रॉपर्टीज हम लोगों को यहां पर लिखनी है। ये फ्लक्स अगर आप देखें, ऐसी मैं सवाल करूं, एरिया बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, सर एरिया बाहर की तरफ निकल रहा है, एरिया जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। फील्ड किस तरफ जा रही है, सर फील्ड सरफेस के इनसाइड जा रही है। तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एरिया बाहर की तरफ जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है। ऑल दो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट तो नहीं है, मैंने तो एग्जाम्पल बनाई है ना, एक जनरल एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीटली ऑपोजिट होता तो किस तरह से होता, एक तरफ एरिया निकल रहा होता और एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, तो एंगल कितना बनता, 180 बनता। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये उस जैसा ही केस है, कुछ इस तरह से ऐसे। अभी भी क्या है कि एरिया ऐसे बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिटली पॉइंट हो रही है, 180 डिग्री नहीं बन रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में क्योंकि यहां पे फ्लक्स जो है, मैंने पॉइंटर्स लिखे हुए, ऐसा ना हो गलती हो जाए कोई, वैसे तो सारी बातें पता है, ऐसा नहीं मुझे नहीं पता। ये फ्लक्स कहलाता है इनवर्ट फ्लक्स, सही है। और इनवर्ट फ्लक्स हमेशा कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। उसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, अभी मैं आपको बताया दूं, सही है। लेकिन ये वाली बात याद रखिए कि माइनस में आएगा। अगर सपोज करें ये सरफेस है, एरिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैंने ये बना लिया, ओके। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर सपोज करें एरिया की डायरेक्शन इस तरह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यूं है, एक केस की लेते हैं, यहां पे दोनों पैरेलल हैं, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, सही है। इन सब केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी यहां पर भी हो सकती है, सही है। इन सब केसेस के अंदर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है, सही है ना। एरिया भी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ पॉइंट कर रही है, लाजमी नहीं यहां पर हो, इस तरह से हो सकती है, लेकिन सबका फेज एक है। तो वो होने की वजह से फ्लक्स कैसा होगा, फ्लक्स यहां पर पॉजिटिव होगा। फिर से देखें, अगर सपोज करें इस तरह का केस हो जाए, अच्छा ये क्यों होगा, आप वैल्यूज पुट करके देख लें। इस केस में cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है, cos 30, cos 45, cos 60, इस तरह से करके आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। यहां पर एंगल करके देख लें, माइनस में एंगल करके देख लें, नेगेटिव एंगल करके देख लें, वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, सही है ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा गौर करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये इन दो हिस्सों में आ रही है, सही है, ओके। अगर सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से, इस केस में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहां पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस के अंदर से पास नहीं हो रहा, सही है ना। और अगर सपोज करें इस तरह का केस हो,
ये ए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या होगा, अब एंगल कितना बनने वाला है, अब एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो पूरा का पूरा फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव फ्लक्स आएगा। फ्लक्स नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई इस डायरेक्शन के अंदर है और एरिया उस डायरेक्शन के अंदर। तो इस तरह के फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। और ये कहां पर होगा, ये पूरे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, इस तरह से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी आ रही हो, उन सब के अंदर फ्लक्स कैसा आएगा, उस सब के अंदर फ्लक्स नेगेटिव आएगा। सही है। तो ये कब होगा, जब देखें एरिया उस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी इस तरफ है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव फ्लक्स। जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी एक तरफ है, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर 90 डिग्री बना रहा होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही वाली बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सके, एरिया इस तरफ है, सही है, सरफेस से अगर सरफेस ऐसे रखी हुई है, एरिया इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा रही है। तो एरिया हो गया इस तरफ और सरफेस के उस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से हमारे पास फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्ट फ्लक्स कहेंगे। फिर से एक केस देखें, यहां पे एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, अगर मैं एरिया बनाऊं, ये रहा एरिया, ये एरिया कैसे बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, यूं ऐसे एरिया बाहर निकल रहा है। फील्ड भी कैसे जा रही है, फील्ड भी इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ मूव करती हुई जा रही है। तो एरिया भी उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ जा रही है। तो ये फ्लक्स कहलाता है आउटवर्ड फ्लक्स। और ये कैसा होगा, इन नेचर पॉजिटिव फ्लक्स होगा। ये वाला केस होगा। सही है। इस केस की बात करते हैं। सपोज करिए, ऐसे बनाने की कोशिश करिए, ऑल्दो ये 2D डायग्राम में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं तीसरा केस बनाने लगा हूं। सही है। अब ये सरफेस कुछ इस तरह से, मतलब ये नीचे वाली सरफेस है ना, निचली सरफेस है इसकी। अगर आप इसकी बात करें, ये सरफेस इसकी नीचे की सरफेस है, तो यहाँ पर ये एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी, यूँ। सही है ना, ये सरफेस है और एरिया की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगी। तो एक छोटा सा पैच काटा है नीचे का हम लोगों ने, और उसमें एरिया की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे नीचे हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यूँ। अब ये निचली सरफेस जो है, इस निचली सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर से पास हो गई। ऊपर से पास होने का मतलब मेरा क्या है कि एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गई, तो सरफेस को काट के नहीं निकली, इस सरफेस को काट के निकली। यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री होने की वजह से यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीसरा वाला केस है। ये ऐसे ही कि रूम में से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर गई, तो रूम का फ्लक्स जो है वो कहां पर होगा, इस दीवार के साथ। ये दीवार है, यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन एंटर हुई, दूसरी दीवार ये है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल गई। अब दोनों को काट के निकल रही है, इस सरफेस को भी, इस सरफेस को। लेकिन जो नीचे वाली सरफेस है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई और ऐसे निकल गई। क्या इसके अंदर से पास हुई, नहीं, इसके अंदर से पास नहीं हुई। तो ये वाला केस है। तो ये वो नीचे की सरफेस जो मैंने कहा, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको छू के भी नहीं गुजर रही। सही है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये 3 तरह के फ्लक्स, 3 तरह के केसेस हैं क्लोज सरफेस के अंदर। इसको हम लोग कहेंगे इनवर्ट फ्लक्स, दिस विल बी आउटवर्ड फ्लक्स एंड दिस विल बी 0 फ्लक्स कहलाएगा। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।